मैं एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर हूँ। मैं एक ऐसे एरिया को कवर करता हूँ जिसमें लोगों के अलग-थलग समुदाय हैं जो बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं। आए दिन मुझे हज़ारों कॉल्स आती थी। एक दिन ऐसी कॉल आई जिसके बाद मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। वो कॉल मुझे सैटरडे नाइट को आई थी। वो एक लड़की की कॉल थी जो कि पेशे से एक डॉक्टर थी। उसने मुझे बताया कि मैं एक परिवार के पास गई जिनके बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। उनका घर जंगल के आखिरी कोने में है। जब मैं उनके घर के अंदर गई तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। जब मैं उस बच्चे का चेकअप कर रही थी तो उनकी बाहर वाली दीवार से कुछ गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। ना जाने वो क्या था। मुझे वो बहुत अजीब लगा। जब मैंने उस बच्चे के माता-पिता को किसी के गुर्राने के बारे में पूछा तो वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे थे और उन्होंने मुझे जल्दी से अपने घर भेज दिया। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि शायद वहाँ आसपास कोई पहाड़ी शेर हो सकता है या कोई बड़ी बिल्ली। आप जाके उसको पकड़ के कहीं दूर जंगल में छोड़ आओ। और उसने कॉल कट कर दी। लेकिन उसने जो बताया वो मुझे हजम नहीं हुआ क्योंकि पहाड़ी शेर या बड़ी बिल्ली जैसा यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ भालू होते हैं। खैर, उसने मुझे वहाँ का एड्रेस मेल कर दिया था तो मैंने भी अपना ट्रक निकाला और अपने साथ कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए एक गन ली और निकल पड़ा उस घर की तरफ। जो एड्रेस मुझे मिला था वो मेरे ऑफिस से काफ़ी दूर था। लगभग 2 घंटे का रास्ता था। पहले भी मुझे एक दो कंप्लेंट्स ऐसी मिली थी लेकिन वो स्ट्रीट डॉग्स थे। जब भी मैं उन्हें पकड़ने जाता वो छुप जाते थे। मैं अभी आधे रास्ते में पहुंचा था तो मैंने सोचा क्यों ना गैस स्टेशन पे गैस भरा लूं और कॉफ़ी पी लूं। क्योंकि रास्ता लंबा था, मैं ड्राइव करता करता थक गया था तो टांगे भी सीधी कर ली। उसके बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पे निकल पड़ा। जब मैं उस जंगल में एंटर करा तो एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे पूरा कंपा दिया। आगे रास्ता थोड़ा खराब था। थोड़ा क्या, पूरा ही खराब था। गंदगी से भरी सड़क, बहुत ज़्यादा बदबू थी। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने सारे जानवर यहाँ ही मरे पड़े हों। मैंने आगे बड़ी मुश्किल से ट्रक को निकाला। अब मैं उस जंगल के पास पहुँच गया था। मैंने अपना ट्रक रोका। मुझे सबसे पहले वो घर ढूंढना था बिना उस जंगल में भटके क्योंकि आसपास बहुत घना जंगल था। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़ रही थी वहाँ पेड़ पौधे ही दिख रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च निकाली और आसपास रास्ता देखने लग गया। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि घर गंदगी वाली सड़क के अंत से आधा मील दूर है। जैसे जैसे मैं रास्ते पर चलता गया मुझे आसपास कीड़े, पक्षियों या जानवरों को झाड़ी के नीचे से गुजरते हुए सुनता था। अब मेरे कदमों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपने चारों ओर इस उम्मीद में था कि मुझे जीवन का कोई संकेत मिल जाए। आसपास अंधेरा काफ़ी था। जैसे जैसे मैं उस घर की तरफ बढ़ रहा था तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी और कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। मैं समझ गया कि अब मैं पहुंच गया हूं। यहाँ आसपास कोई इंसान है। लेकिन जब मैं आगे गया तो देखा वहाँ एक खलिहान है और एक खंडर सा दिखने वाला घर। अब मैं थोड़ा डर गया था। जैसा कि उस डॉक्टर ने बताया था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। जब मैंने वो बाड़ा क्रॉस किया तो मैंने देखा वहाँ एक विशालकाय जीव के पंजे के निशान थे और पास में ही एक गाय मरी पड़ी थी। उसको बड़ी बुरी तरह नोच नोच के खाया गया था। उसकी आंखें
बाहर को निकली हुई थी। उसकी बॉडी पे नाखूनों के कट लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसके किसी ने टुकड़े करने चाहे थे। अब मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। मैंने आवाज लगाई, कोई है, कोई है? लेकिन एक चुप्पी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मुझे एक और घर दिखा। अब मेरी सांस में सांस आई थी। मैं जल्दी से वहां गया और आवाज लगाई, कोई है? मैंने 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। अब मैं अपनी खोज बंद करने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि एक गाय वहां मरी पड़ी थी। तो इस घर के परिवार के साथ कुछ हुआ तो नहीं, या किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। मैं डरता हुआ बाहर के बरामदे में पहुंचा तो देखा दरवाजा टूटा हुआ था और खिड़कियों के कांच भी बिखरे हुए थे। आखिर यहाँ क्या हुआ था? मैंने 3 बार फिर से पुकारा, कोई है यहाँ? मैं एनिमल कंट्रोल ऑफिसर हूँ। क्या कोई है यहाँ? क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है? क्या किसी को मेरी मदद की जरूरत है? जब मैं पीछे की तरफ मुड़ने ही लगा था तो मैंने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। क्या वहां कोई है? मैं चिल्लाया। मैं सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैंने फिर से वो आवाज सुनी। इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे वो आवाज मेरे पीछे से आ रही हो। मैंने अपनी टॉर्च से दरवाजे की तरफ लाइट मारी। मुझे सिर्फ बाहर का जंगल और दरवाजे के आसपास पड़ी डस्ट धूल के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मुझे बरामदे से एक खतरनाक चीख सुनाई दी। मैं वहां ही जम गया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। ये क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैंने अपनी गन निकाली और आगे बढ़ता गया। अंदर जाके देखा तो वहां डाइनिंग टेबल पे अभी भी खाना रखा था। ऐसा लग रहा था कि इस घर के परिवार ने अभी अभी ही खाना खाया हो और वो कहीं गायब हो गए हों। आखिर उनके साथ क्या हुआ था? जैसे जैसे मैं घर के और अंदर गया, घर में अब पूरी तरह से सन्नाटा था। जो कुछ मैं सुन सकता था वो मेरे दिल की धड़कन थी और मेरी सांसों की आवाजें। ये सन्नाटा मुझे और ज्यादा डरा रहा था। मेरी और ज्यादा बेचैनी बढ़ रही थी। मैं घर में और ज्यादा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने पर मुझे किचन के उस पार पहला बेडरूम दिखा। इस कमरे की डेकोरेशन से ये बच्चों का कमरा लग रहा था। इस कमरे को देखने के बाद मैं अगले रूम में देखने के लिए बढ़ा कि यहाँ कोई है तो नहीं। जैसे ही मैंने अपना कदम उस कमरे में रखा तो बिस्तर के पीछे की दीवार पे खून लगा पड़ा था। वो बड़े बड़े पंजों के निशान थे। मैंने कमरे के चारों ओर देखा और मेरी नज़र कमरे के एक कोने पे एक परछाई पे पड़ी। जब मैंने उस तरफ अपनी फ्लैशलाइट घुमाई तो मैंने जो देखा उससे मेरी सांसें थम गई थी, क्योंकि उस कोने में बैठा एक ऐसा जानवर था जिसे मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो लगभग 7 फीट लंबा था। उसके हाथों के पंजे बिल्कुल नुकीले थे, किसी चाकू की तरह, और उसके पैर किसी हिरन के खुरों की तरह थे। वो बेंडिगो धीमे से गुर्राया और उसके मुंह पे एक ऐसी स्माइल थी जिसको मैं आपको लिख के नहीं बता सकता। उसके मुंह पे चारों तरफ खून लगा हुआ था। शायद उसने उस घर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला था, क्योंकि खून अभी ताजा ही था। उसके गुर्राने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाने लगा, वो भयानक सा दिखने वाला जानवर भी खड़ा हो गया। जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी भयानक था। उसने अपना मुंह खोला और हाँफने लगा और चारों तरफ एक गंदी सी बदबू फैल गई।
सड़ी हुई मांस की बदबू। उसके दांत भी काफी लंबे और भयानक थे। मैं एकदम से सुन्न हो गया था। ये देख के मुझे लग रहा था मैं अब नहीं बच पाऊंगा। मैं एक और कदम पीछे हटा और वो जानवर भी मेरे साथ बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं अपने कदम पीछे ले रहा था, वो भी मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कि वो मेरे कदमों को फॉलो कर रहा हो। मैंने जैसे ही अपनी बंदूक उसके ऊपर तानी तो वो जोर जोर से गुर्राने लगा। मुझे एहसास था कि ये मेरा इंतजार कर रहा है कि कब मैं अपनी बंदूक को नीचे करूं और वो कब मेरा काम तमाम करे। उसने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने उसके ऊपर फायर कर दिया, लेकिन इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने फिर से 2 फायर उसके सर पर मारे। इस बार वो नीचे गिर गया था। उसने एक भयानक चीख मारी थी। मैंने इसका मौका उठाया और वहां से भागने लगा। जैसे जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ भागा, मैंने न जाने कितने भगवानों से प्रार्थना कर दी कि मुझे आज बचा लो। किसी तरह मैं दरवाजे तक पहुंचा और मेरे पीछे से मैं उस जानवर को उठने की कोशिश करते हुए सुन सकता था। वो भयानक फुसफुसाहट और रोने की आवाज कर रहा था। वो किसी बच्चे की तरह लग रहा था। मैं थोड़ा रुका और सांस ली। मेरे दिल की धड़कन काफी जोर जोर से चल रही थी। एक तो मेरा शरीर काफी मोटा है, तो मुझे भागने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मोटा आदमी भी भाग सकता है। मैं फिर से दौड़ने लग गया और मुझे यह भी डर था कि कहीं वो बेंडिगो मेरे पसीने की गंध से मुझे ढूंढ ना ले, क्योंकि मेरे जैसे मोटे आदमियों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो कोई भी जानवर 100 फीट की दूरी से भी हमें सूंघ सकता है। मुझे एक छुपने की जगह मिल गई थी। 10 मिनट वहां आराम करने के बाद मैंने अपनी गन दाहिने हाथ में पकड़ ली और सावधानी से अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। मैंने चारों ओर देखा, रास्ता साफ था, तो मैं अपने ट्रक की ओर जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने ट्रक की ओर बढ़ रहा था, तो मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे पीछे कुछ है। लेकिन जब भी मैं अपने पीछे मुड़ के देखता तो कोई भी नहीं होता था। पर ऐसा लगता था कि पीछे से पेड़ों की टहनियाँ टूट रही हों। किसी तरह मैं अपने ट्रक तक पहुंचा। मैंने देखा कि ड्राइवर के दरवाजे के नीचे 3 लंबे पंजों के निशान थे। मैंने जल्दी से चाबियां निकाली और गाड़ी में बैठा। मुझे प्यास लग रही थी। मैंने ट्रक में अपने पानी की बोतल से पानी पिया। मेरी नज़र अचानक से सड़क पे पड़ी तो मैंने देखा वो जानवर मेरी तरफ खड़ा मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपनी ज़िंदगी का अब तक का सबसे तेज मोड़ लिया। जैसे ही मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, मैंने उस बेंडिगो को रुकते देखा। यह आखिरी चीज़ जो मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखी थी, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके सीने में 2 गोलियों के निशान थे, जो कि मेरी ही गोलियों के निशान थे, और उसके मुंह पे एक शैतानी हंसी थी। मैं ऐसे तैसे अपने घर पहुंचा। जब मैंने अपने घर जाकर उस डॉक्टर को फ़ोन किया जिसने मुझे वहां भेजा था, तो उसकी जगह किसी और ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम इस बारे में नहीं जानते, हमने आपको फ़ोन नहीं किया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था। मैं कभी उस घर में वापस नहीं गया। शायद उसने मुझे इसलिए जाने दिया। वो चाहता था कि मैं उसके लिए और लोगों को लाऊं ताकि वो उनको खा सके। उसके बाद मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। अब मैं अपने घर में ही रहता हूँ और केवल यह पता लगा पाया हूँ कि वो एक वेंडिगो था। तो ये थी मेरी सबसे भयानक कॉल की कहानी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं फिर आपके लिए वेंडिगो की एक कहानी लेकर आ गया हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं
कि मैं आप लोगों के लिए एक विंडिगो की सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिसमें 10 कहानियाँ होंगी। अगर आप लोगों को विंडिगो की सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ जिसका नाम विलो क्रीक है, जिसमें लगभग 10,000 लोग रहते हैं। हमारा टाउन बहुत से जंगलों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक जंगल का नाम हमने ब्लैक विलो रखा है क्योंकि ये एक विशाल घना जंगल है जो कि 15 एकर्स में फैला हुआ है। पहली अजीब बात जो हमारे साथ हुई वो थी कि एक रात हमने किसी जानवर की चलने की आवाजें सुनी और अपने घर की दीवारों पर जोर जोर से खरोचने की आवाजें हमें सोने नहीं दे रही थी। जब हमने सुबह उठकर देखा तो एक लंबा डीप स्क्रैच था, एक घर से दूसरे घर तक। मेरे पापा ने जंगल के केयरटेकर मिस्टर ओवन से पूछा कि क्या यहाँ कोई भालू है, तो उसने कहा कि हाँ, एक भालू हुआ करता था, अब नहीं है। क्योंकि मिस्टर ओवन अक्सर शिकार किया करते थे तो पापा को लगा कि उन्होंने उस भालू का शिकार कर लिया होगा, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एक सबसे बड़ा इशू ये था कि हम कोई भी जानवर पालते थे तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मारा जाता था। चाहे हम जितने भी ताले दरवाजे या ट्रैप लगा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमने भालू के लिए जाल भी बिछाया होता था, पर फिर भी हमारे जानवर हफ्ते से ज्यादा नहीं जी पाते थे। जब एक रात हमने जाल बिछाया था तो हमें एक आवाज आई। जब हमने बाहर जाकर चेक किया तो जाल टूटा हुआ था और वहां ब्लड लगा हुआ था। खून इतने हल्के रंग का था कि मानो उस जानवर या इंसान में खून की कमी हो। हैरानी की बात तो ये थी कि खून कुछ ही देर पहले वहां गिरा था, पर वो खून बहुत ज्यादा ठंडा था। जब हम वहां से वापस जाने लगे तो हमने एक दर्द भरी चीख सुनी जो कि बहुत ही असाधारण सी थी। मैंने अपनी लाइफ में जानवरों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है, पर मैंने वैसी आवाज कहीं नहीं सुनी। बुरा टाइम तो तब शुरू हुआ जब सर्दियां आई, बर्फ पड़ी, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी कि लोग घरों के अंदर बंद हो गए। इसी बीच टाउन से लोग गायब होने शुरू हो गए और उनकी लाशें ब्लैक विलो जंगल से मिलने लगी जो कि हमारे घर के पास ही था। पुलिस आई और उन्होंने सबसे पूछताछ की, अपनी छानबीन की, पर कुछ नहीं मिला कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा था। एक दिन ब्लैक बैन में कुछ लोग आए और हम सबसे जंगल के बारे में पूछने लगे और उन गायब लोगों के बारे में पूछने लगे। वो पुलिस के लोग तो नहीं थे, पर किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो कौन थे। फिर एक दिन बर्फ का तूफान आया, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जो जहां था वहीं फंस गया था। सब अपने घरों के अंदर बंद हो गए थे क्योंकि खिड़की दरवाजे बर्फ की वजह से जाम हो गए थे। पर हमारे साथ ऐसा नहीं था। हमारा घर जंगल के पास था तो जंगल के पेड़ बर्फ सोख लेते थे। रोज रात को मुझे छत से किसी के कूदने की आवाजें आती थी, किसी बड़े जानवर की। जब मौसम थोड़ा बदलने लगा, एक रात मुझे मंत्रों के जाप की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर जब चेक करने गया तो मैंने देखा वो आवाजें
दूर जंगल के पास वाले रास्ते से आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो वहां 10 फुट ऊंची तारे बांध दी गई थी और वहां से कुछ जलने की स्मेल आ रही थी, जिसे हमारे धर्म में पवित्र माना जाता है। मैंने सोचा कि सुबह देखूंगा और मिस्टर ओवन से इस बारे में पूछूंगा। सुबह 8 बजे जब मैं दोबारा उसी जगह आया तो मैंने देखा ब्लैक विलो जंगल के आसपास चारों तरफ वो तारें बांध दी गई थी और कुछ निशान बना दिए गए थे। मैं मिस्टर ओवन के कैबिन की तरफ पूछने जा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, और जो मैंने देखा उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो बहुत ही भयानक था। जैसे ही मैं उनके कैबिन के अंदर गया तो मुझे एक बहुत ही बदबूदार गंदी स्मेल आई। मैं अंदर गया तो वहां मिस्टर ओवन की बॉडी पड़ी थी, जिसमें होल्स थे और उनमें से उनके ऑर्गन्स गायब थे। उनकी पूरी बॉडी पे दांतों के निशान थे, जैसे कि इंसान के दांत हों, पर वो बहुत ही लंबे दांत। मैं जल्दी से अपने घर के लिए भागा और ये सब बात मैंने अपने पापा को बताई, और उन्होंने अपनी अलमारी से अपनी गन निकाली और चेक करने के लिए वहां चले गए। जब वो वापस आए तो वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया और बड़ा सामान उठाया और सारी खिड़कियां दरवाजे सील कर दिए। बड़ा सामान खिड़कियों और दरवाजे के पास रख दिया। कुछ ही दिनों बाद बाहर से गोलियों की चीखों की आवाजें आने लग गई। ऐसा लगता था कि मानो कोई आर्मी हमारे घर के आसपास चल रही हो। जंगल से चीखों की आवाजें आती थी। ये सब बहुत ही भयानक था। एक रात मुझे लगा कि जैसे मेरे रूम की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। सील किए गए सामान में से मैंने बाहर देखने की कोशिश की तो ऐसा दिखा जैसे कि किसी आदमी की डेड बॉडी मेरी खिड़की के पास लगी हो और एक बड़े से लंबे ग्रे हाथ ने उसके हेलमेट को पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बाहर निकलने के लिए उकसा रहा हो। एक दिन पापा से बच के मैं बाहर गया कि देखूं बाहर हो क्या रहा है। उन तारों के बीच में हल्की सी जगह थी तो मैं वहां से चला गया तो मैंने देखा कि अंदर लाशें ही लाशें पड़ी हुई है, खून ही खून है। तभी एक सोल्जर ने मेरी तरफ गन पॉइंट की और मुझे वापस घर जाने के लिए बोला। अभी मैं देख ही रहा था कि उसे किसी ने पीछे से खींच लिया। मैं बहुत डर गया और मैं भागा। मैंने फटाफट वो तारें पार की और जब मैं पीछे हल्का सा देखा तो वो एक भयानक चीज थी। वो एक वेंडिगो था, लगभग 8 फीट ऊंचा। उस वेंडिगो ने उस सोल्जर को मार दिया और वो मेरी तरफ देखते हुए तारों की तरफ बढ़ने लगा और उसने तारों पर लगे उन निशानों की तरफ इशारा किया और उसके इशारा करने से एक आवाज आई जिससे कि लग रहा था कि वहां एक अदृश्य दीवार है जिसे शायद वो शैतान पार नहीं कर सकता था। ये सब होने के बाद मुझे समझ आई कि वो मंत्रों की आवाजें और वो हवन की जलने की स्मेल सब इस शैतान को वहीं बांधने के लिए था। उसके बाद हमने वो गांव ही छोड़ दिया। उसके बाद हम वहां कभी नहीं गए। वो मेरी लाइफ का सबसे भयानक दिन था। मेरा नाम डैनियल है। मैं अमेरिका के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। फॉरेस्ट रेंजर बनने का शौक़ मुझे मेरी दादी की कहानियों से लगा। जब मैं छोटा था तब वो जंगल की बेहद डरावनी कहानियाँ सुनाया करती थी।
उनमें जो सबसे डरावनी कहानी मुझे लगती थी वो थी वेंडिगो की। उस टाइम में वेंडिगो का काफ़ी खौफ हुआ करता था। मेरे पापा की मौत भी एक वेंडिगो के कारण ही हुई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मैं हर एक जंगल से वेंडिगो को ढूंढ ढूंढ के उनका शिकार किया करूँगा। तभी मैंने फॉरेस्ट रेंजर की जॉब ज्वाइन की। मेरी दादी कहा करती थी कि मेरे पापा को हाइकिंग का काफ़ी शौक था। वो अक्सर हाइकिंग करने के लिए पहाड़ों में जाया करते थे और उन्हें भी अपनी लाइफ में 2 बार वेंडिगो का सामना किया था। एक बार तो वो उस वेंडिगो से बच गए थे, लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाए। मेरी दादी का कहना था, एक वेंडिगो की भूख कभी शांत नहीं होती, वो शापित है। भूख, प्यास और शरीर में पड़े कीड़ों की वजह से वो तिल तिल तड़पता है और अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को वो नोच नोच के खा जाता है। मेरी दादी ने बताया कि जब पहली बार मेरे पापा का उससे सामना हुआ था, तब वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैकिंग पे पहाड़ों पे गए थे। उनके साथ 6 लोग थे। आपको बता दूं, यहाँ का मौसम कभी भी खराब हो जाता है, कभी भी बर्फ पड़ जाती है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो वहाँ फंस गए थे। भूखे प्यासे वो 3 दिन से वहीं ही फंसे हुए थे। जो कुछ उनके पास राशन था वो सब कुछ खत्म हो चुका था और आधा बर्फ में कहीं दब गया था। उस रात उनमें से एक लड़के को वेंडिगो ने पोजेस कर लिया था और उसका खून पी लिया था, जिसकी वजह से वो भी उसकी तरह बन रहा था और वो लोग भी भूख प्यास से तड़प रहे थे। उन्होंने उस पहाड़ से नीचे उतरने का प्लान बनाया। वो धीरे धीरे उस पहाड़ से नीचे उतरने लगे, लेकिन बर्फ में उनसे चला नहीं जा रहा था। उस रात वो वेंडिगो उस लड़के पर हावी हो गया। उसने अपने ही दोस्तों को अपने चाकू से मारना स्टार्ट कर दिया और उन्हें बुरी तरह से खाने लगा। ये देख मेरे पापा और उनके 2 दोस्त काफ़ी डर गए और वहाँ से भागने लगे। वो जैसे तैसे नीचे तो आ गए, लेकिन वो भी उनके पीछे पीछे आ गया। इस बार वो काफ़ी तेज भाग रहा था, वो भी एक जानवर की तरह। ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी एक जानवर ही हो। उसने उनमें से एक को पकड़ लिया और अपने हाथों से उसके सीने को फाड़ दिया और उसको नोच नोच के खाने लगा। इस बीच सुबह भी हो गई और ना जाने वो वेंडिगो कहाँ गायब हो गया। और किसी तरह से मेरे पापा और उनका एक फ्रेंड घर आ गए। जब पुलिस उनके और दोस्तों को ढूंढने गई तो उन्हें ना उनकी लाशें मिली, ना कोई सबूत। ऐसा लग रहा था मानो वो कहीं गायब हो गए हों। इस बात के 3 महीने बाद पापा को वो बंदा सपनों में दिखने लग गया जिसको वेंडिगो ने पोजेस कर लिया था, और वो उन्हें उस जंगल में बुलाता था और कहता था, तू भी मुझ जैसा बन जा। इसके बाद मेरे पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई। उस टाइम मैं 7th क्लास में पढ़ता था। वो आवाज़ें मैंने भी सुनी थी। हमारे छत पे एक रात किसी के चलने की आवाज़, दीवारों पे खरोचों के निशान, और एक रात मैं सोया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज़ लगाई हो, डैनियल, डैनियल, बाहर आओ। मैं उठा, आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। जब मैंने खिड़की पे देखा तो बाहर एक भयानक सा जीव खड़ा था। मैं काफ़ी डर गया था। मुझे पता था वो वेंडिगो ही था, क्योंकि मैंने अपनी दादी से काफ़ी स्टोरीज सुनी थी। एक बार पापा लकड़ी लाने के लिए जंगल में गए थे। उसके बाद पापा कभी घर नहीं आए। पुलिस को सिर्फ उनका एक हाथ मिला था, बाकी बॉडी उन्हें आज तक नहीं मिली। इस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। उस दिन से मैं उस वेंडिगो को हंट करना चाहता हूँ। जो मेरी दादी ने सुनाया या मैंने किताबों में पढ़ा, वो उससे कहीं ज़्यादा खूंखार है, क्योंकि उस रात मैंने उसे देखा था। फॉरेस्ट रेंजर की जॉब के बाद मैं कई वेंडिगो हंटर से मिला। उनसे उसका शिकार करने के तरीके सीखे।
तब मुझे पता लगा कि उसको मारने के लिए चांदी की बुलेट, चांदी का खंजर चाहिए। उसके बाद से मैं अपने पास हमेशा एक खंजर रखता हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग एक ऐसे एरिया में हुई जहाँ के लोग भी काफ़ी अजीब थे और उनके तौर तरीके भी काफ़ी अजीब थे, और वो जंगल भी काफ़ी विशाल था। एक दिन मुझे एक कॉल आई। उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा यहीं पास में खेल रहा था और कहीं गायब हो गया, और 4 घंटों से हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिला। उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उनकी बताई गई लोकेशन पे पहुंच गया। उस बच्चे की माँ काफ़ी रो रही थी, तो मैंने उन्हें शांत कराया और कहा कि हम उसे ढूंढ लेंगे। तो मैं पास वाले जंगल में चला गया, क्योंकि उनके घर के पास ही ये घना जंगल था। मैं जब जंगल के अंदर एंटर किया तो उसका एक जूता पड़ा हुआ मिला। मैं और ज़्यादा अंदर जाता गया। मैं शायद अभी जंगल के बीच में पहुंच गया था, तो मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आवाज़ लगाई, बेटे बेटे, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे भेजा है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं और डीप जाता गया। मेरी नज़र चारों तरफ घूम रही थी। उस एक जूते के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिला था। तभी मैंने जो देखा, उसको देख के मेरे होश उड़ गए। वहाँ एक सीढ़ी थी। मैंने अपनी दादी की कहानियों में इन सीढ़ियों के बारे में भी सुना था, बट मुझे विश्वास नहीं था कि ये सच भी हो सकती हैं। मैं उन्हें देख रहा था तो कोई बच्चा रोते हुए फिर से सुनाई दिया। इस बार वो आवाज़ उन सीढ़ियों के पास से आ रही थी। मैं उन पे चढ़ने लगा, पर मेरी हिम्मत नहीं थी उन पे चढ़ने की। मैं उस सीढ़ी को देखने के लिए पीछे गया तो मैंने देखा वो बच्चा उन सीढ़ियों के पीछे बैठ के रो रहा था। मैंने उसे उठाया और उसे चुप कराया और अपने साथ उसे जंगल से ले आया। मैंने उससे आते आते पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तो जो उसने मुझे बताया, उसे सुन के मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि एक हिरन के जैसे दिखने वाला जानवर, जो कि इंसानों की तरह चल सकता था, वो मुझे यहाँ उठा के ले आया था। जब उसने आपकी आवाज़ सुनी तो वो सीढ़ियों पे चढ़ के कहीं गायब हो गया। मैंने उस बच्चे को उसके माँ बाप के पास छोड़ा और अपने ऑफिस आ गया। मुझे रात को नींद नहीं आई। मैं बस उन सीढ़ियों के बारे में सोच रहा था और उस बेंडिगो के बारे में। शायद मेरी तलाश अब खत्म होने वाली थी। मैंने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही मैंने अपने साथ एक रेंजर को लिया और उस जंगल में चले गए। मैंने उसे उन सीढ़ियों के बारे में बताया तो उसने कहा, इन जंगलों में न जाने कितने रहस्य हैं जिनको ना ही देखें तो अच्छा है। हम जंगल में काफ़ी आगे चले गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ मैंने वो सीढ़ियाँ देखी थी, तो वहाँ वो सीढ़ियाँ नहीं थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। आखिर वो कहाँ चली गई थी मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे कुछ समझ आ रहा था। तभी अचानक हमें किसी चीज के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो बहुत तेज थी, जिससे मेरा साथी थोड़ा डर गया। हम उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमें गंदी बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने जानवर यहाँ मरे पड़े हों। आगे चल के देखा, एक गड्ढा बना था जिसमें गाय, भैंस, बंदर, ना जाने कितने जानवर मरे पड़े थे और उनको बुरी तरह से खाया गया था। और एक गाय तो शायद अभी ही मरी थी, क्योंकि वो तड़प रही थी। ये देख के मैं भी डर गया। हम वहां से भागने लगे तो पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो मेरी ही तलाश थी। और वो चीज हमारे पीछे आने लग गई। मेरे साथी का पैर एक लकड़ी में फंस गया, जिससे वो नीचे गिर गया और उसके पैर पे काफी गहरा जख्म हो गया और वो चिल्लाने लग गया।
और हमारे चारों तरफ एक मनहूसियत सी छा गई, मानो जंगल एकदम शांत हो गया हो। मैंने उसे उठाया और उसको पकड़ के चलने लगा। उससे चला नहीं जा रहा था। मैंने मदद के लिए हेडक्वार्टर में फ़ोन किया। जब मैं थोड़ा पीछे मुड़ा उस चीज़ को देखने के लिए, तो जो मैंने देखा उससे मेरी हालत ख़राब हो गई। वहाँ एक वेंडिगो नहीं था, वहाँ 4 वेंडिगो थे और वो हमें ही देख रहे थे। उनके चेहरे पे एक शैतानी हंसी थी। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।